Hello students, my name is Dr. Rajesh Kumar Sharma, Department CT, College IPM Ghaziabad, Subject Science, Topic Biosphere और क्लास DL फूड से यूनिट फर्स्ट पार्ट 7। तो जैसा कि स्टूडेंट इससे पहले के लेक्चर में आपको खाद्य श्रृंखला के बारे में बताया गया, खाद्य जाल के बारे में बताया गया और प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, इसके बारे में बताया गया। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या अर्थात जीव मंडल क्या है। तो जीव मंडल मंडल का वह भाग जहां जीव व जीवन पाया जाता है जीव मंडल कहलाता है। जीव मंडल पृथ्वी पर उपस्थित एकमात्र एक ऐसा परितंत्र है जो समस्त जीवों से मिलकर बना है। यह पृथ्वी के वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल का एक विशिष्ट क्षेत्र है और जो से कि सारे जीव हैं वो अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और जीव मंडल का विस्तार समुद्र तल से लगभग 6 किलोमीटर वायुमंडल में तथा पृथ्वी के तल पर तथा 8 किलोमीटर गहराई में लगभग 14 किलोमीटर क्षेत्र का एक सर्वोच्च स्तरीय व्यवस्था है। ये वास्तव में सब जीव मंडल का एक ग्राफ है। जीव मंडल के 3 भाग हैं। एक होता है स्थल मंडल, एक होता है जलमंडल और एक होता है वायुमंडल। अब यदि आप जीव मंडल के भागों के बारे में स्थल मंडल की बात करते हैं तो पृथ्वी के जीव मंडल में पृथ्वी के स्थल मंडल में 2-3 मीटर की गहराई के बाद जीव मिलना बंद हो जाते हैं। वायुमंडल में केवल कुछ किलोमीटर तक ही जीव पाए जाते हैं। जीव मंडल, जलमंडल, वायुमंडल में कुछ दूरी तक फैला हुआ होता है और यह दूरी वायुमंडल में उच्चतम सीमा से समुद्र की गहराई तक लगभग 14 किलोमीटर का क्षेत्र है। जीव मंडल के इस क्षेत्र को हम कई प्रकार से बांट सकते हैं, जिसको हमने मुख्यतः 3 भागों में बांटा है: वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल। अब हम बात करते हैं कि स्थलमंडल क्या है। पृथ्वी की सतह, इसके अंदर चट्टानें, कठोर भाग, मृदा, ये स्थलमंडल में आते हैं। और ये बने हुए किससे होते हैं? मुख्य रूप से ठोस पदार्थ से बने हुए हैं, जिनमें मुख्य रूप से कार्बोनेट्स आते हैं, बाइकार्बोनेट्स आते हैं, ऑक्साइड्स आते हैं, सल्फेट आते हैं, अनेक प्रकार के सरल तथा जटिल यौगिक हैं। इसी में कार्बनिक पदार्थ भी सम्मिलित हो जाते हैं। अब बात यदि आप करते हैं जलमंडल की, निचले स्थानों पर सतहों पर भरा हुआ रहता है जलमंडल। जल तथा इसमें घुले हुए कार्बनिक पदार्थ सम्मिलित रहते हैं, ये जलमंडल में आते हैं। वायुमंडल में पृथ्वी का बाह्य आवरण, गैसों का मिश्रण, मुख्यतः इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती हैं, जो जो वायुमंडल के अंतर्गत आती हैं। अब आता है पारिस्थितिकी संकट। पारिस्थितिकी संकट से आप क्या समझते हैं? इकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। पृथ्वी पर छोटे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जैव समुदाय के सभी जीव अपनी क्रियाकलापों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और इस निर्भरता के होते हुए वे अजैविक पर्यावरण के साथ संबंधित रहते हैं। अब देखिए, मनुष्य अपने जैव समुदाय में जब तक अन्य जंतु के समान रहा तो पृथ्वी पर परितंत्र संतुलित रहा, परंतु जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि में विकास हुआ, उसकी जनसंख्या बढ़ी, प्राकृतिक असंतुलन बढ़ता चला गया और वह बुद्धि का प्रयोग करके पर्यावरण के कारकों को अधिक भली प्रकार से संतुलित कर सकता था, परंतु प्राकृतिक संपदा का अधिक दोहन किया, नगरीकरण किया, औद्योगिकरण किया और जिससे उसके पैरों पर अपने आप ही कुल्हाड़ी लगी और पारिस्थितिकी तंत्र का उसने विनाश कर दिया, जंगलों का विनाश कर दिया और मानव जनसंख्या के बढ़ने के कारण प्रकृति में विभिन्न प्रकार का असंतुलन अर्थात पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो गया। उसके लिए वास्तव में आज इस इकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को, परिस्थितिकी संकट को करने के लिए मनुष्य ही जिम्मेदार है। मनुष्य ही उसके लिए जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार कर रहा है और जब जैव समुदाय सभी जीवों का अस्तित्व यदि बनाना है तो इससे भी मानव अस्तित्व को बचाना है, तो हमें इस परिस्थितिकी संकट को दूर करना होगा। प्राकृतिक संपदा और संरक्षण की बात करते हैं। यदि हम मनुष्य की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी संपदा, ऊर्जा प्राप्त होती है, वह उसमें
वायु, जल, मृदा किसी प्रकार की हो सकती है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्राप्त लगातार नहीं होते, समाप्त हो जाते हैं, जिसमें कोयला है, खनिज है, तेल है, नवीनीकरण योग्यता है। इस प्रकार ये प्राकृतिक संपदा तथा इसके संरक्षण में आते हैं। अब प्राकृतिक संपदा के संरक्षण में क्या क्या चीज है? संरक्षण में आप भूमि संरक्षण है, जल संरक्षण है, वन्य संरक्षण है और अनवीकरणीय योग्य पदार्थों का संरक्षण है। भूमि संरक्षण में भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना, मृदा अपरदन को रोकना। जल संरक्षण की बात करते हैं तो जल संरक्षण के लिए वृक्षारोपण, जंगलों को सुरक्षित रखना। जल संरक्षण में आता है झीलों, तालाबों का संरक्षण, मिट्टी व कूड़ा करकट डालने से रोकने का संरक्षण, ये जल संरक्षण में आता है। और वन्य प्राणियों के संरक्षण में वन्य प्राणियों का संरक्षण अति आवश्यक है। मनुष्य जानवरों के शिकार को शौकीन रूप से करता है, जिससे कि जानवर विलुप्त होते जा रहे हैं, इसलिए वन्य प्राणियों का संरक्षण भी आवश्यक है। अनवीकरणीय योग्य पदार्थों का संरक्षण, कुछ पदार्थ प्रकृति में ऐसे होते हैं जिनका एक बार उपयोग करके जीव अपने सदैव के लिए समाप्त कर देता है और वे वापस नवीन स्वरूप में प्राप्त नहीं हो पाते, जैसे खनिज, कोयला, पेट्रोल। इसलिए इस प्रकार के पदार्थों का भी संरक्षण आवश्यक है। तो ये आपका हुआ। थैंक यू।